हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मेंशन है चैप्टर का नेम, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। यानी कि आप सबको आइडिया हो गया होगा कि हम अपना चैप्टर नंबर 5 है जो वही कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि लेंथी चैप्टर है ये, तो एकदम से एक ही दिन में करने का ऐसे कोई फ़ायदा नहीं, आराम आराम से करेंगे। ठीक है, आज हम इसके थर्ड पोर्शन पर आ गए हैं। 2 हमने अभी तक कर लिए। तो देखो, हमने यहाँ पे इसकी 3 क्लासेस हैं जो ऑलरेडी वो ले ली हैं। आज हमारी 4th क्लास है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था और फिर जो 2 पोर्शन है चैप्टर के वो हो गए हैं हमारे। ठीक है बच्चे, न्यूट्रिशन हो गया था, रेस्पिरेशन भी हो गया था। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बच्चे, आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। ठीक है, जैसे अब ब्लड होता है, ये तो है नहीं है कि अपने आप ही सब जगह चला जाएगा, तो कोई तो है उसको जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई पार्ट तो होगा, जैसे हम बोलते हैं आर्टरी होती हैं, वेन्स होता है, वही चीज़ अब हमने डिस्कस करनी है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या है, देखो, इससे जो पिछले टॉपिक हैं उनमें हमने अच्छी तरह से पढ़ा था कि जो ब्लड है वो क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को करता है और वेस्ट मटेरियल को करता है। ठीक है, ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का है। किस किस को ट्रांसपोर्ट करता है? वो जो हम खाना खाते हैं, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है उसको भी ब्लड ट्रांसफ़र कर देता है आगे से आगे। और जो वेस्ट मटेरियल है उनको भी तो एक्सक्रीट करना होता है, लेकिन उसको पूरी बॉडी से और बाहर तक ले जाने में वो भी ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है बच्चे, तो 9th क्लास में आप लोगों ने टिश्यू वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी भी है कि जो ब्लड है हमारे पास, ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कनेक्ट रहता है ये कई साइड से। ठीक है, ये ब्लड के अंदर क्या होता है कि ना, फ्लूइड मीडियम होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा वर्ड सुनते ही कन्फ्यूज़न होती है ना आप लोगों को, प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा कुछ भी नहीं है, जस्ट ब्लड के अंदर ही एक फ्लूइड है। ठीक है, ब्लड के अंदर ही है जिसमें सेल्स हैं जो सस्पेंड होती हैं वहाँ पे। अब प्लाज्मा का काम क्या है? प्लाज्मा क्यों है वहाँ पे? क्योंकि प्लाज्मा का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को करना, या फिर जो नाइट्रोजन का वेस्ट होता है डिज़ोल्व फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है बच्चे, अब जो ऑक्सीजन की अगर बात करें, पर्टिकुलर ऑक्सीजन की, अभी तक तो चलो हम बात कर रहे थे सबको इकट्ठे लेके चल रहे थे, लेकिन अगर पर्टिकुलर ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को लेकर जाना। ठीक है, तो आरबीसी तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो ऑक्सीजन बस हैं, ये ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है बच्चे, और जो दूसरे सब्सटेंस हैं जैसे सोल्ट वगैरह हो गया, तो या दूसरे और भी फ्लूइड होते हैं हमारी बॉडी में कई टाइप के, तो उनको भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड करता है। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह से जैसे ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जब हमारे किसी ऑर्गन में पंपिंग होती है, जैसे हार्ट पंप करता है, पता है ना सभी को, दिल धड़कता है, मतलब सिंपल अगर मैं बोलूँ, तो वहाँ पे काम क्या होता है? तो वहाँ पे होता है ब्लड को पुश करना, मतलब कि ब्लड को पहुँचाना। कहाँ पहुँचाना? अराउंड द बॉडी। ठीक है, अब जैसे हमने बोला कि फूड पहुँचता है, ऑक्सीजन पहुँचती है, साल्ट पहुँचते हैं, तो ऐसे ब्लड की भी तो ज़रूरत है सारी जगह पे, तो ब्लड को भी तो कोई छोड़ के आने वाला होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत होती है जिसको हम हार्ट बोलते हैं, ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए। अब उसमें क्या होता है, वहाँ बहुत सारी ट्यूब होती हैं, और जो, क्योंकि इतने सारे टिश्यूज़ हैं ना, वहाँ तक पहुंचाना है, और जो सिस्टम है उसको इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि अगर वो डैमेज हो जाता है तो वहीं पर उसकी रिपेयरिंग भी हो जाती है। ठीक है, अगर कोई ना कोई पार्ट वहाँ पे डैमेज हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग भी पॉसिबल होती है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट के बारे में। तो हार्ट का ये डायग्राम देखोगे तो आपको नहीं इतना अच्छे से पता लगेगा। आपने इमेजिन करना है हार्ट को, जैसे अभी आप लोग बैठे हो, अपना राइट हैंड आपने राइट साइड रखो, ठीक है, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड रखो, तो अपने हार्ट को एक्सपीरियंस करके देखो आप लोग। तो जो हमारे पास क्या होता है, राइट और लेफ्ट, यहाँ पे हमारे पास पोर्शन होते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, 2 एट्रियम होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और 2 ही हमारे पास वेंट्रिकल होते हैं। राइट साइड में नीचे की साइड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इनका ही मेन काम होता है और इनको हेल्प करने के लिए आर्टरी और वेन्स होती हैं।
ठीक है बच्चे, अब ये समझना है हमने इस नेटवर्क को कि यहाँ पे ये जो एरो लगाए हैं ना इन्होंने इतने सारे, कि यहाँ पे ये एरो क्या बता रहे हैं, कहाँ से क्या चीज़ वो हो रही है। देखो जैसे उन्होंने सबसे पहले ऊपर एरो लगाया वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, यहाँ से जो एरो लगाया है फिर वो नीचे की साइड जा रहा है। ठीक है, यानी कि ब्लड यहाँ से राइट एट्रियम में है और राइट एट्रियम के बाद फिर राइट वेंट्रिकल में है। ठीक है बच्चे, और नीचे कैसे होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर यहाँ से लेफ्ट एट्रियम की तरफ वो चला जाता है। ठीक है बच्चे, तो देखो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं, ऐसे नहीं आपको समझ आएगा, 1 बाय 1 मैं बताऊंगी एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके। तो हार्ट है जो हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से मिलके बना है, ऑब्वियस है, तो उसको मस्कुलर ऑर्गन ही बोलेंगे। और कितना बड़ा है वो कैसे, जिससे हमारी फिस्ट होती है, मतलब एक बंद मुट्ठी की शेप। ठीक है, दैट इज़ शेप ऑफ हार्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। कौन करता है, वो ब्लड करता है। ठीक है, इसीलिए हार्ट में डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर होते हैं। किस लिए होते हैं, एक तो हमारा ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और एक ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। उसको हमने सेपरेट रखना होता है, अलग अलग रखना होता है। ठीक है, अगर वो मिक्स हो गया तो बस वहीं से सारी बॉडी का सिस्टम है जो डैमेज हो जाता है। ठीक है बच्चे, क्योंकि ऑक्सीजन वाला रिच ब्लड है जो, उसकी ज़रूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले को बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकालना होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होते हैं ये लंग्स तक पहुंचता है, किसके लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, इसके लिए। ठीक है बच्चे, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स से उसको वापस कहाँ पे लेके आते हैं, हार्ट तक लेके आते हैं। तो दो बात आपको समझ आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है जो, उसको लंग्स तक क्यों लेके आते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लंग्स से वो वापस हार्ट तक लेके आया जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है उसको पंप करना है पूरी बॉडी में। हमें तो ऑक्सीजन रिच ब्लड की ही ज़रूरत है ना, तो पूरी बॉडी में उसको पंप करना है। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखो अब कैसे समझते हैं। ये पूरी प्रोसेस है, बस ऑक्सीजनेटेड को रखना है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को बाहर निकालना है। तो देखो कौन कौन हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में। सबसे पहले क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है लंग्स से वो कहाँ पे आता है, थिन वॉल जो अपर चैम्बर है हार्ट का लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम। ये देखो लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है ना, यहाँ पे एरो है जो नीचे की साइड है, ऊपर से नीचे है ना ये एरो, देखो ये वाला एरो, मैं बिल्कुल जूम करके दिखाती हूँ आपको, समझ गए। लेफ्ट एट्रियम दिखाई दे गया, अभी क्लियर है ना स्क्रीन। अब लेफ्ट एट्रियम में ये एरो है, यानी कि यहाँ पे ब्लड है जो ऊपर से नीचे की साइड आता है सबसे पहले हमारे पास। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ये, लंग्स से आता है, और कहाँ, थिन वॉल जो अपर चैम्बर है हार्ट का लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम। अब जब ब्लड आया तो लेफ्ट एट्रियम में वो आ गया सबसे पहले, उसने ब्लड को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, और वो रिलैक्स हो गया, उसका काम पूरा हो गया, क्योंकि उसने कलेक्ट कर लिया ब्लड को और वो हो गया रिलैक्स। फिर वो क्या होएगा, कॉन्ट्रैक्ट होएगा। क्यों, क्योंकि जो नेक्स्ट चैम्बर है ना, इससे नेक्स्ट चैम्बर कौन सा है, देखो लेफ्ट एट्रियम से नेक्स्ट चैम्बर कौन सा है नीचे, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसने ये ब्लड की सप्लाई यहाँ पे करनी है, वो ब्लड वहीं थोड़ी रहेगा, वो ब्लड पूरी बॉडी में मूव करेगा ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ब्लड को ट्रांसफ़र करना है, तो हमारे जो मस्कुलर है लेफ्ट वेंट्रिकल की, अब इसकी बारी आ गई कॉन्ट्रैक्ट होने की, क्योंकि ब्लड को पंप आउट करना है ना बॉडी के अंदर। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आ गया सारा लेफ्ट साइड से। अब सुनो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ से आता है, वो अपर चैम्बर से आता है राइट साइड से, राइट एट्रियम में। देखो बच्चे, वेना कावा है अपर बॉडी की, यहाँ से आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये राइट एट्रियम में आ गया। ठीक है, जैसे ही राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ये रिलैक्स हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से वेना कावा लोअर बॉडी में इसको लेके जाएगी, तो यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। जब ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो क्या होगा, जो राइट एट्रियम था वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, और राइट वेंट्रिकल है जो वो रिलैक्स हो जाएगा। अब ब्लड को राइट वेंट्रिकल में ही नहीं रहना, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो देखो ये जो राइट वेंट्रिकल से आपका एरो है कहाँ पे गया है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला एरो
राइट वेंट्रिकल जो स्ट्रेट एरो है इसके साथ जो ऊपर की साइड है, ठीक है, ये एरो जो यू शेप में दिखा रखा है मतलब यहाँ पे, तो ये एरो क्या कर रहा है, अब आगे आगे ये एरो देखो कहाँ जा रहा है, बाहर की साइड जा रहा है ना, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो होप सो आप लोग समझ रहे हैं ये प्रोसेसिंग है जो पूरी। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम, वो रिलैक्स हो गया, राइट एट्रियम फिर कंट्रैक्ट होगा, यानी कि फिर वो लोअर चैम्बर में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में वो डायलेट हो जाएगा, फिर ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया राइट वेंट्रिकल में, फिर अपने टर्न पे वो पंप करेगा इसको लंग्स में, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड वो करने के लिए। और जो वेंट्रिकल होते हैं ये पंप करते हैं ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स में, ठीक है, इसीलिए जो इनकी मस्कुलर वॉल है वो थिक होती है, ठीक है। उसके बाद मेनली काम किसका होता है, आर्टरी का काम होता है ब्लड को हार्ट से बाकी पार्ट तक लेके जाना, ठीक है बच्चे, आर्टरी का काम होता है ब्लड को लेकर जाना, सभी पार्ट तक पहुंचाना, और वेंस का काम होता है सभी पार्ट से वहाँ पर वापस लेके आना। वाल्व इंश्योर करते हैं कि ब्लड है जो बैकवर्ड फ्लो ना करें, ठीक है, जब एट्रिया या फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद आपने समझना है कि ब्लड जब लंग्स में है तो उसमें ऑक्सीजन कैसे एंटर करती है। अब हम ये भी तो बोल रहे हैं ना कि ऑक्सीजन भी है वहाँ पे, तो वो आपने समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम बनाया गया है, और यहाँ पे आई थिंक आपका एक डबल सर्कुलेशन का कंसेप्ट भी इसी में कवर हो जाएगा। हाँ जी, डायग्राम से ही पता लग गया ये। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो राइट और लेफ़्ट साइड का हमने सेपरेशन कर रखा था हार्ट का, वो क्यों किया था हमने, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हम मिक्स होने से बचा सकें, ठीक है। और ये जो सेपरेशन है इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो पूरी हो जाती है बॉडी को, ठीक है बच्चे। ये एनिमल्स में भी यूज़फुल है क्योंकि उनको भी काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, बर्ड्स में भी है, मैमल्स में भी है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली वो एनर्जी का यूज़ करते हैं उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है बच्चे। एनिमल्स में नहीं होता, एनिमल्स में क्या होता है वो एनर्जी का यूज़ नहीं करते इस पर्पज़ के लिए, क्योंकि जो उनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे, ठीक है बच्चे। जैसे अगर एनिमल्स में एम्फीबियंस की बात करते हैं ना या रेप्टाइल्स की, तो उनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, और वो काफ़ी हद तक मिक्स होने से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभाल लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जैसे फिशेज़ है, अब फिशेज़ में 2 चैम्बर हार्ट ही होता है, ठीक है, और ब्लड की जो पंपिंग है वो गिल्स से होती है, ऑक्सीजनेटेड है वहाँ पे मतलब, और वो डायरेक्टली पूरी बॉडी में पास कर जाता है, ठीक है बच्चे। तो फिश में क्या होता है, 1 साइकिल के ड्यूरिंग जो ब्लड है ओनली एक बार ही जाता है हार्ट में, और अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, तो उनमें क्या होता है हर एक साइकिल के ड्यूरिंग ट्वाइस वो पास होता है, इसीलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज दिखा रखा है ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे जो एरो लगे हैं उनको ध्यान से समझना है आपने। सबसे पहले देखो पल्मोनरी वेन है लंग्स से, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, एरोटा, फिर यहाँ पे बॉडी में आएगा, आर्टरी का काम क्या था फिर याद आ गया होगा आपको, ठीक है, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपकी आर्टरी के बाद लंग्स, बीच में कैपिलरी हैं बॉडी ऑर्गन्स में, वो लंग्स से सेपरेट रहती हैं, फिर बॉडी से वेना कावा से होते हुए और आर्टरी टू लंग्स जो आपका ब्लड है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद है यहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ब्लड प्रेशर का। तो जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, यानी कि एक तरह से जैसे आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो करता है, ठीक है, जैसे मसल्स में जो ब्लड है जो वो फ्लो करता रहता है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है उस ब्लड पे हमें प्रेशर है जो वो महसूस होता है कि वहाँ पर एकदम ज़ोर ज़ोर से कुछ हो रहा है, वो फोर्स लग रहा है, वो ब्लड ही एक्सर्ट करता है, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड के ऊपर जो प्रेशर आता है सिंपली दैट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ये जो प्रेशर होता है ये आर्टरीज में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेंस, ठीक है, और जो प्रेशर होता है ब्लड का आर्टरी के अंदर वो क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन का टाइम होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो प्रेशर होता है वेंट्रिकुलर मतलब रिलैक्सेशन के टाइम पे उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और नॉर्मल अगर प्रेशर की बात करें तो वो 120 mm होता है मरकरी के, और जो डिस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm होता है मरकरी का। इसीलिए जब आपका बीपी चेक करते हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं ना कि 80 टू
120 के बीच की रेंज होती है, तो वो इसी बेस पर बोलते हैं। ठीक है बच्चे, 120/80 ये देखो ऐसे लिखा होता है ना, जैसे डायग्राम आपको दिखा रखा है ये। उसके बाद जो ब्लड प्रेशर है उसको किससे मेज़र करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर से। किससे करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है बच्चे, ये नाम याद रखा करो इस तरह के, फिर क्विज़ होती हैं चैनल पे, आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर भी नहीं देने आते वहाँ पे। हाई जो ब्लड प्रेशर है उसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, और उसकी वजह से ही फिर कंस्ट्रिक्शन या फिर आर्ट्रियोल्स, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज़ करता रहता है। ठीक है, और मतलब रुक जाता है, वो ब्लड का फ्लो बिल्कुल रुक जाता है, और इसकी वजह से हमारी आर्टरी हैं जो रप्चर हो जाती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग होती है वहाँ पे। ठीक है बच्चे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है जो वो बढ़ता रहता है, फिर इससे ही अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्लड का फ्लो, जब ब्लड एक जगह जम जाता है, बोलते हैं ना डॉक्टर कि आपका गाढ़ा खून हो गया है, खाने का ध्यान रखो, पीने का ध्यान रखो। ठीक है, और एक्टिविटी करने को बोलते हैं कुछ। अब देखो यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ट्यूब है जो आर्टरी वेंस, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, हमने बताया था ना कि जो आर्टरीज हैं वो कैसी वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से बाकी ऑर्गन तक। ठीक है, और वैसे तो क्या होता है, ब्लड है जो हार्ट से जब निकलता है तो अंडर हाई प्रेशर निकलता है। ठीक है, और आर्टरी थिक होती हैं, इलास्टिक वॉल्स होती हैं इनकी, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे एकदम प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चे, तो फिर वो डैमेज ना हो, अगर थिन हुई तो वो डैमेज हो जाएंगी जैसे ही वो ब्लड की सप्लाई करेंगी इतने प्रेशर में। और वेंस का काम क्या होता है? वेंस क्या करती हैं? ब्लड को कलेक्ट करती हैं डिफरेंट ऑर्गन से, और फिर इसको हार्ट तक वापस लेके आती हैं। ठीक है, उनको थिक वॉल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे कोई प्रेशर नहीं होता, वो नॉर्मल प्रेशर के अंडर ही काम होता है। ठीक है, बल्कि उनके पास वॉल्स होते हैं। वॉल्व का काम क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है ना सिर्फ एक डायरेक्शन में हो। ठीक है, वॉल्व एक तरह से वहाँ पे गार्डिंग का काम करते हैं कि उसको इधर उधर नहीं जाने देते। अब जैसे ही एक ऑर्गन या फिर टिश्यू, ठीक है, तो आर्टरी है जो डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटी छोटी वेसल्स में, ब्लड को सभी सेल के कांटेक्ट में लेके आने के लिए, क्योंकि एक सेल नहीं होती, हज़ारों सेल होती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो जो सबसे छोटी वेसल्स हैं उसकी जो वॉल होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें एक सेल थिक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी। तो कैपिलरी वर्ड पहले भी आया होगा, और केमिस्ट्री लैब में जाके कैपिलरी देखना, वहाँ पे दिखाएंगे भी आपको कैपिलरीज ट्यूब। ठीक है, तो जो सबसे छोटी वेसल्स होती हैं और जिनकी जो वॉल्स हैं वो 1 सेल उनकी थिक होती है, उसको कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी का काम क्या होता है? एक्सचेंज करना मटेरियल्स का ब्लड और सराउंडिंग सेल्स के बीच में। ठीक है, थिन वॉल के साथ, और कैपिलरी हैं फिर ज्वाइन हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। जब नंबर ऑफ कैपिलरी ज्वाइन होती हैं उसको बोलते हैं वेन्स, और फिर उसका काम क्या होता है? ब्लड को कन्वे करना, मतलब मूव करना ऑर्गन या फिर टिश्यू से। ठीक है बच्चे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्यूब। कौन कौन सी ट्यूब पढ़ी हमने इसमें? आर्टरी पढ़ा, वेन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और फिर उसके बाद कैपिलरी के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चे, उसके बाद है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है देखो अभी समझेंगे हम। ब्लड की क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है इसका कॉन्सेप्ट। अगर ना कोई ट्यूब है जो सिस्टम में से जहाँ पे ब्लड, जिससे ब्लड पास हो रहा है मान लो, और वो ट्यूब होगी लीक, वो बीच में से कहीं से क्रैक होगी, तो ये कैसी सिचुएशन है? ये वैसे ही है ना कि अगर आपको चोट लग जाती है, एकदम खून बहता है, एकदम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस केस में यही तो होता है कि आपकी कोई ना कोई ट्यूब ही तो लीक होती है उस टाइम पे। ठीक है, तो नेचुरली क्या होता है, ब्लड का लॉस हो जाता है सिस्टम से, और फिर हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ बांध देते हैं, या फिर डॉक्टर वहाँ पे पट्टी कर देते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो जो लीकेज है उसकी वजह से क्या होता है? लॉस होता है प्रेशर का, और प्रेशर का लॉस होना मतलब वहाँ पे क्या होता है? पंपिंग सिस्टम है जो, वो भी काम करना बंद कर देता है। ब्लड कम हो गया ना बॉडी में, पंपिंग के लिए प्रॉपर ब्लड भी तो चाहिए होता है, तो इसको रोकने के लिए जो फिर ब्लड की प्लेटलेट सेल आती हैं, क्या करती हैं ये? अराउंड द बॉडी सर्कुलेट रहती हैं, और जो ये लीक हुआ उसको रोकती हैं ये किसकी हेल्प से? क्लॉट की हेल्प से। क्लॉट कर देती हैं, ब्लड को एक जगह पे जमा कर देती हैं जहाँ पे इंजरी का पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट्स आपको पता लग गया।
ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स एक तरीके की सेल होती हैं ब्लड में जो प्रेजेंट होती हैं और पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करती हैं और जो भी लीक होता है वहाँ पे क्लॉटिंग में हेल्प कर देती हैं। ठीक है बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फ। अब लिम्फ क्या होता है, ये एक फ्लूइड का टाइप है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिम्फ या फिर फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं कैपिलरी की वॉल्स में, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ प्लाज्मा प्रोटीन या ब्लड सेल्स हैं जो वहाँ पे जो स्पेस होता है वो वहाँ से एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं वो टिश्यूज़ में, और क्या बनाते हैं वहाँ पे टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। ठीक है, दोबारा सुनो, लिम्फ क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की जब प्रोसेस होती है तो कैपिलरी की वॉल्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरी, तो वहाँ पर कुछ प्लाज्मा प्रोटीन या फिर ब्लड सेल्स वहाँ की स्पेसिस से निकल जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं वो टिश्यू में, और वहाँ पे जाके टिश्यू फ्लूइड बना देते हैं वो। अब 2-3 तरह के फ्लूइड इकट्ठे हो गए तो उसका फ्लूइड ही बनेगा ना, उसी को हम लिम्फ बोलते हैं। और ये प्लाज्मा ऑफ ब्लड के सिमिलर ही है, बस ये है कि इसका कोई कलर नहीं होता और इसमें प्रोटीन कम होता है। ठीक है, और जो लिम्फ होता है वो क्या करते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर जाता है। कैसे, स्पेस से होता हुआ, जो वो सेल्स के बीच का स्पेस था जहाँ से ये निकला था वहाँ से ये कहाँ पे पहुँचता है, लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर, और वहाँ पे फिर जॉइन हो जाता है, लार्ज लिम्फ वेसल्स बन जाती हैं और फिर ये लार्जर वेन्स में ओपन होते हैं। उसके बाद जो लिम्फ है वो क्या कैरी करती है, डाइजेस्ट करती है, वो अब्जॉर्ब करती है फैट को इंटेस्टाइन से, और फिर उसको ड्रेन कर देती है, छोड़ के आती है कहाँ पे, जहाँ एक्सेस फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से, फिर बैक इनटू द ब्लड वापस खून तक लेके आती है। ठीक है बच्चे, तो ये लिम्फ के बारे में था हमारे पास। अब हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो यहाँ पर है बच्चे, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, प्लांट क्या करते हैं, सिंपल कंपाउंड्स को लेते हैं, मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं वो, और फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो एनर्जी होती है उसको स्टोर करते हैं। वो कहाँ पे स्टोर होती है, जो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन होते हैं, यानी कि जिन ऑर्गन्स में फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जैसे लीव्स होती हैं प्लांट में मेनली। ये क्वेश्चन भी क्विज़ में डाला था, अभी जो लास्ट संडे क्विज़ हुई है ना, जिन बच्चों ने अटेंड किया उनको याद भी होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कौन से पार्ट में टेक होता है बच्चे, लीव्स में। ठीक है, और फिर जो दूसरे टाइप के रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, प्लांट को बिल्ड करने के लिए जो ज़रूरी होते हैं उनको वो सेपरेटली लेता है, किसी को सोयल से, किसी को वाटर से, किसी को एयर से। ठीक है, जैसे जो प्लांट्स के लिए सोयल है वो एक तो सबसे पास है और एक सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल का सोर्स है, और वो क्या है, सोयल। ठीक है, क्या है वो, सोयल है, मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी में ही सारे पौधे होते हैं, तो मिट्टी उसके सबसे पास में भी है और उसमें सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल भी होते हैं जिसकी प्लांट को ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, या फिर दूसरे जो मिनरल होते हैं। तो जो अब्जॉर्प्शन होता है इन सब्सटेंस का, वो कहाँ पे होता है, जो पार्ट कांटेक्ट में होते हैं सोयल के, तो सोयल के कांटेक्ट में सबसे ज़्यादा रूट होती है। ठीक है, उसके बाद है, अगर जो सोयल कंटेक्टिंग जो सोयल के पास में ऑर्गन है उनकी जो डिस्टेंस है और क्लोरोफिल वाले ऑर्गन से अगर वो कम है, क्लोरोफिल वाले ऑर्गन हो गए जैसे लीव्स, तो लीव्स और रूट अगर इनकी डिस्टेंस कम है तो एनर्जी और रॉ मटेरियल है जो ईजिली प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है ना, लीव्स की और रूट की, ठीक है, तो वहाँ पे प्लांट के बॉडी डिज़ाइन में चेंज आ जाता है, क्योंकि डिफ्यूज़न प्रोसेस ही सफिशिएंट नहीं होती वहाँ पे लीव्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, या फिर रूट्स को एनर्जी, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रॉपर सिस्टम की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चे, वही हमने पढ़ना है कि वो क्या क्या सिस्टम होते हैं, तो इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, जो प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होती है डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन के लिए, तो वो हमें अब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू प्रोवाइड करवानी है, क्योंकि जो प्लांट हैं वो मूव तो करते नहीं, और ना वहाँ पे ये होता है कि ज़्यादा कोई डेड सेल टिश्यू होते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट की बॉडी की अगर हम बात करें, वैसे तो लार्ज प्रोपोर्शन में होते हैं डेड सेल। ठीक है, कई टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, सॉरी थोड़ा मैं कुछ और बोलना चाह रही थी यहाँ पे, बाय मिस्टेक वो निकल गया।
तो यहाँ पे क्या है देखो, प्लांट बॉडीज़ के पास लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ही प्लांट को लो एनर्जी की ज़रूरत होती है और इसीलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो प्लांट में स्लो होता है, इतना फास्ट नहीं होता जितना ह्यूमन बींग्स में होता है। तो जो डिस्टेंस होती है वो जहाँ पर ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करना है, जहाँ तक किसी एनर्जी को, मटेरियल को हमने पहुँचाना है, ठीक है, तो वो प्लांट्स में काफ़ी लार्ज होती है। क्योंकि ट्रीज़ देखो ना कितने टॉल होते हैं, देखा होगा आपने अपनी सराउंडिंग में, एक बारी नज़र मारो, रूट से लेकर और ऊपर वाले पोर्शन तक की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्लांट हैं वो, उनका जो ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम है, ठीक है, वो एनर्जी को स्टोर करते हैं लीव्स से और फिर रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं रूट से, ठीक है। तो यही दो तरीके होते हैं इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइज, मतलब जो कंडक्टिंग ट्यूब होती हैं आपस में। फिर तो एक तो यहाँ पे ट्यूब होती है जाइलम और दूसरी यहाँ पे ट्यूब होती है फ्लोएम। तो जाइलम का तो काम क्या होता है, वाटर या फिर मिनरल को मूव करता है ये सोयल से ऑब्टेन करके, मिट्टी से लिया वाटर और इसके प्लांट के बाकी सभी पार्ट तक पहुंचा दिया। क्योंकि हम तो ऐसे ऊपर से पानी डालते हैं तो वो नीचे मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से सोयल से वो रूट्स में जाएगा और फिर रूट्स से ऊपर सभी पार्ट्स में। और दूसरी तरफ फ्लोएम का काम क्या है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं, वो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीव्स में होती है। तो लीव्स से वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, और पार्ट जो दूसरे पार्ट हैं वहाँ पे पहुँचा देता है, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, ठीक है। ये टिश्यू के बारे में तो आप लोग 9th क्लास में डिटेल में पढ़ के भी आ चुके हो। तो देखो अभी हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो जो जाइलम टिश्यू होता है उसमें जो वेसल्स या फिर ट्रैकियार्ड्स हैं रूट की, और जो स्टेम और लीव्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। वहाँ पे एक वाटर को कंडक्ट करने के लिए प्रॉपर चैनल बना होता है कि वाटर को कंडक्ट करके बाकी सभी पार्ट्स तक पहुँचा देगा। और रूट्स पे क्या होता है, जो सेल होती हैं हमारे कॉन्टेक्ट में होती हैं सॉइल के, ठीक है, एक्टिवली टेकअप आयंस। तो ये क्रिएट करती हैं डिफरेंस, किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस में, रूट और सॉइल में, ठीक है। आयन की कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाता है, एक जगह पर कम और एक जगह पे बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जो वाटर है वो मूव करता है रूट से इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू, क्योंकि वो जो डिफरेंस है उसने वो कम करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वाटर की स्टेडी मूवमेंट होती है रूट जाइलम में और वहाँ पे वाटर का एक कॉलम क्रिएट हो जाता है और उसको अपवर्ड पुश करता है वो, ठीक है बच्चे। और ये जो प्रेशर होता है अपने आप ही, मतलब एनफ होता है वाटर को ऊपर मूव करने के लिए, जो भी उसकी हाइट है। और प्लांट्स में हम यही फिनोमिना देखते हैं। और प्लांट्स हैं जो एक दूसरी स्ट्रेटेजी भी यूज़ करते हैं वाटर को मूव करने के लिए। जाइलम है जो अपवर्ड होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लांट बॉडी पे, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट है उसमें एक एडिक्वेट सप्लाई होती रहती है वाटर की प्रॉपर, मतलब अब कई बार ही वाटर का लॉस भी होता है। क्यों, हमने पढ़ा है ना लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, तो वहाँ से होता है वाटर का लॉस, ठीक है, जाइलम वेसल से लीफ के अंदर। तो वो होता क्यों है, क्योंकि वाटर है जो इवेपोरेशन बन के उड़ जाता है। इवेपोरेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल की सेल ऑफ लीफ से, और वहाँ पे वो एक सक्शन क्रिएट कर देती है जो वाटर को पुल करता है, फिर खींचता है जाइलम सेल से होती हैं जो रूट की, उससे। तो वाटर का लॉस जब होता है वेपर की फॉर्म में एरियल पार्ट से, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है किसमें, एब्जॉर्प्शंस में एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल जो डिजोल्व हुए हैं उसके अंदर रूट से लीव्स तक। ये और किस में हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में करता है। और जो इफ़ेक्ट है हमारे पास रूट प्रेशर का ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, वो मोर इम्पोर्टेंट होता है नाइट के टाइम पे, ठीक है। रूट प्रेशर का जो इफ़ेक्ट होता है ना ट्रांसपोर्ट जब करते हैं वाटर की, तो वो नाइट के टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दिन के टाइम पे स्टोमेटा है जो ओपन होते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल है जो, वो हमारे पास एक मेजर ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है फिर वाटर को मूव करने में। उसके बाद है बच्चे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, ठीक है। फूड का या फिर जो दूसरे सब्सटेंस हैं उनका ट्रांसपोर्ट है जो, वो कैसे होता है। तो हमने देखा है देखो कि जो वाटर या फिर मिनरल का
ट्रांसपोर्ट है जो हमने देखा है वही पढ़ रहे हैं हम। तो अब हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन सी है प्लांट्स में, मेनली तो फोटोसिंथेसिस ही है। ठीक है, ये कैसे मूव करते हैं लीव्स से, कहाँ पे ये बनते हैं, कहाँ पे पहुँचते हैं, कैसे ये होता है, तो ये सब हमने देखना है। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है सोल्यूबल प्रोडक्ट का, फोटोसिंथेसिस के जो सोल्यूबल प्रोडक्ट होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, यानी कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के जो सोल्यूबल प्रोडक्ट हैं जब उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, ट्रांसलोकेशन। और ये कहाँ पे होता है, देखो इसने लिखा है इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। कौन से टिश्यू में होता है बच्चे, ये फ्लोएम में होता है। जो ट्रांसलोकेशन होती है किसके लिए, जो सोल्यूबल प्रोडक्ट होते हैं वेस्कुलर टिश्यू कौन सा होता है वहाँ पे उसको करवाने के लिए फ्लोएम होता है। ठीक है जी। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को छोड़ के जो फ्लोएम है इसका और क्या काम होता है, फ्लोएम का काम होता है अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करना या फिर दूसरे जो और सब्सटेंस हैं उनको ट्रांसफ़र करना। ये जो सब्सटेंस होते हैं स्पेशली डिलीवर कर दिए जाते हैं कहाँ पे, जो स्टोरेज ऑर्गन होते हैं रूट्स के वहाँ पे। ठीक है, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं या फिर जो ग्रोइंग ऑर्गन होते हैं। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास जो ट्रांसलोकेशन है फूड का या फिर दूसरे सब्सटेंस का, ये टेक प्लेस करता है सीव ट्यूब में। नाम क्या है इनका, सीव ट्यूब। नाम याद रखना है, यहाँ नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर में सारे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो ये मटेरियल का ट्रांसपोर्ट है या फिर फूड का है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं ना कि ऊपर ही जाएगा, इसके नीचे भी ज़रूरत होती है, तो वहाँ भी ज़रूरी है। तो जैसे जाइलम में तो जब ट्रांसपोर्ट हुआ था तो वो तो सिंपल फिजिकल फोर्स से हमने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन जो ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम के अंदर वो कैसे होता है, हमारे पास एनर्जी को यूज़ करके होता है। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे यूज़ होती है। तो इसके लिए जो मटेरियल होते हैं जैसे सुक्रोज हो गया तो वो फ्लोएम में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, किसका यूज़ करके, एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी से। पहले भी हमने ये डिस्कस किया है ना, तो एनर्जी इसमें कहाँ से मिलती है, एटीपी से। और ये इंक्रीज़ करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ करता है ये, जो किसका इंक्रीज़ करता है ये, जो हमारा टिश्यू होता है जिसकी वजह से वाटर मूव करता है उसके लिए। ठीक है बच्चे, अब जो प्रेशर मूव कर गया, ठीक है, ये सॉरी जो प्रेशर है जो मटेरियल्स को मूव करता है, प्रेशर क्या करता है, मटेरियल्स को मूव करता है फ्लोएम में। ठीक है, कहाँ तक के लिए, टिश्यू के लिए, वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है बच्चे, इसकी वजह से जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, मटेरियल को मूव करता है प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग। जहाँ पे ज़्यादा नीड होती है वहाँ पे ज़्यादा कर देता है, जहाँ पे कम नीड होती है फिर वो वहाँ पे उतना ही ट्रांसफ़र करता है। जैसे एग्जांपल है स्प्रिंग के का जो सीज़न होता है, शुगर स्टोर इन रूट, शुगर है जो रूट के अंदर वो स्टोर रहती है। स्टेम टिश्यू और स्टेम के अंदर भी टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। ठीक है, जो टिश्यू हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बर्ड्स की तरफ, क्यों, क्योंकि उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर जो आज का हमने टॉपिक किया अच्छी तरह समझा होगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, कंपोनेंट क्या क्या थे बताने हैं, हार्ट के बारे में लिख के कि ब्लड की पंपिंग करता है, फिर आगे वहाँ पे एट्रियम, वेंट्रिकल, राइट, लेफ़्ट हमने पढ़ा था, फिर लेफ़्ट में डीऑक्सीजनेटेड, फिर ऑक्सीजनेटेड कैसे है। ठीक है, वो सारे पार्ट हैं जो आपने यहाँ पर बताने हैं। वाई इज़ इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स, हमने पढ़ा है ना, 2-3 बारी पढ़ी है ये तो लाइन, एक्सप्लेन किया है 2-3 बारी। क्यों करते हैं सेपरेट, क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है और जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई सभी सेल्स को देनी होती है। ठीक है जी, फिर ये प्लांट्स में पूछे हैं, जाइलम फ्लोएम हो गई। फिर ये 4th क्वेश्चन में वाटर और मिनरल को पूछ रहा है, तो वाटर का आपने बताना है कि जाइलम होता है और मिनरल के लिए फ्लोएम होता है। फिर फूड का पूछ रहा है, फूड का भी यही आपका फ्लोएम हो गया। ठीक है बच्चे,
तो बाकी इनको कैसे लिखना है उसके लिए मैं एक अलग से क्लास लूँगी। तो एक क्लास में मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगी और एक क्लास में आपको एन टेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूँगी। अब इस चैप्टर में देखो आपका ये लास्ट टॉपिक रहता है एक्सक्रीशन का, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड था ना, तो ये 4th पार्ट है। मीन्स के नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चैप्टर अब एंडिंग की तरफ है, तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत लेंथी चैप्टर कवर कर लिया आप लोगों ने मेरे साथ। और ये चैप्टर सिर्फ लेंथी ही नहीं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चे, ठीक है जी। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई है। बीच में आज की क्लास में 1-2 बार मेरे से गलतियाँ हुई हैं, टंग स्लिप कर जाती है बच्चे, ह्यूमन बीइंग ही हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना वो ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ मेरे से गलती हो रही है और मैं एकदम मुझे पता लग रहा है कि हाँ वो मैंने वहाँ गलत बोल दिए, तो तभी मैंने आपको बोला भी है कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। गलत नॉलेज देने से तो ठीक ही है ना कि अपनी गलती है जो उसको मान लो। और ये बायो को तो इसीलिए मैं ऐसे बुक वाली PDF आपके सामने लेके आती हूँ, ये सेम आपकी NCERT वाली, ताकि आपको साथ के साथ पता लगे, ठीक है बच्चे। और इसके तो क्वेश्चन आंसर भी मैं रिटर्न फॉर्म में ही लेके आऊँगी। ओरल में मैं बताऊँगी आपको, फिर भी नोटबुक नहीं बनानी आएगी, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नोटबुक भी आपको बनानी आनी चाहिए। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चे। यहाँ पे आपको 8th से 12th तक की 8th to 10th साइंस आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। जैसे आप 10th में हो ना, तो आप चैनल पर विज़िट करके देख सकते हो। वहाँ पर मैंने 2 चैप्टर केमिस्ट्री के भी करवा दिए हैं और 3rd चैप्टर ये बायो का भी अभी कंप्लीट हो ही जाएगा। फिर बोर्ड हमारा सेट हो चुका है। फिज़िक्स का जो चैप्टर है वो मैं आपको ऑन बोर्ड करवाऊँगी, ठीक है बच्चे। क्योंकि उसका में यह है कि बीच में उसमें न्यूमेरिकल ज़रूरी हैं करवाने, फॉर्मूलेज बना के दिखाने, डायग्राम बना के दिखाने, वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ बोर्ड पे ही अच्छे से समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाती रहूँ, तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं पॉसिबल है, ठीक है बच्चे। तो होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को मैक्सिमम शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।